नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट सीरीज में हम करने जा रहे हैं फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट 1955 का। अभी तक हम 3 अमेंडमेंट्स कर चुके हैं। आशा करता हूँ आपने वो देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो आप उनको देख लीजिए। यहाँ पे हम सीरीज वाइज सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ जानेंगे कि पार्लियामेंट में ऐसा क्या हुआ या पार्लियामेंट ने ऐसा क्या डिस्कशन किया जिसकी वजह से हमें वो अमेंडमेंट लाना पड़ा। राजस्थान जुडिशरी के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। इसके अलावा काफ़ी जुडिशरी एग्जाम्स के कोर्सेज अवेलेबल हैं। इसको आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक के थ्रू एक्सेस करके परचेज कर सकते हैं। स्टडी IQ पे विभिन्न माध्यमों से हमसे जुड़ सकते हैं। मेरे जितने भी वीडियोस आते हैं सबके PDF में टेलीग्राम चैनल @कपिल लाइव से डाउनलोड कर सकते हैं। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो करते हैं। बात करते हैं फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट 1955 की। चौथा संशोधन था हमारे संविधान को। संविधान नया नया बना था 1950 में। जैसा कि हमने आर्टिकल 368 के थ्रू पहली क्लास में डिस्कस भी किया था कि क्योंकि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक ऑर्गेनिक लॉ है, इसलिए इसका अमेंडमेंट प्रोसेस होना ज़रूरी है। इसमें अमेंडमेंट प्रोसेस का होना ज़रूरी है और इसी के चलते आपने देखा कि फोर्थ अमेंडमेंट लाया गया। जैसा कि हमने फर्स्ट अमेंडमेंट में डिस्कस किया था कि काफ़ी ज़्यादा लैंड रिलेटेड इश्यूज चल रहे थे। 19(1)(f जो कि एक फंडामेंटल राइट देता है, राइट टू प्रॉपर्टी को, उसकी वजह से जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो किसी भी तरह के स्टेट रिफॉर्म्स एक्ट या लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, लैंड सीलिंग एक्ट, जमींदारी एबॉलिशन एक्ट नहीं ला पा रही थी। इसके चलते आपको याद होगा 31A जो है इंसर्ट किया गया था और जिसमें कुछ एक्स्ट्रा पावर जो है पार्लियामेंट के पास आ गई, जिसमें राइट टू प्रॉपर्टी को मिनिमलिस्टिक वे में देने की बात की गई, या कह सकते हैं कि एक लिमिटेड राइट बना दिया गया। जहाँ पे राइट टू प्रॉपर्टी जो एक फंडामेंटल राइट था 1950 में जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन आया, इसको बहुत जल्द लगभग कॉन्स्टिट्यूशन आने के 13 महीने के बाद ही एक लिमिटेड राइट बना दिया गया। फिर भी जो प्रॉब्लम है वो रिजॉल्व नहीं हो रही थी, इसलिए फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आर्टिकल 31, 31A और 305 में अमेंडमेंट लाए गए। जानते हैं एग्जैक्टली तीनों आर्टिकल क्या कहते हैं, समझते हैं एग्जैक्टली क्या था। 31 जो कि अब डिलीटेड है, ये बात करता था कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। उसमें लिखा हुआ था कि नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ। मतलब अगर कोई लॉ आ जाता है तो वो बात अलग है, अदरवाइज किसी भी पर्सन से प्रॉपर्टी नहीं ली जाएगी। सबसे बड़ी बात है कि कोई भी प्रॉपर्टी कंपलसरी एक्वायर नहीं की जाएगी, रिक्वेशन नहीं की जाएगी। हाँ, पब्लिक पर्पस के लिए केस ले सकते हैं, मतलब नॉन पब्लिक पर्पस के लिए नहीं लाई जाएगी। और साथ ही साथ जो भी प्रॉपर्टीज़ लाई जाएंगी या फिर जो भी प्रॉपर्टीज एक्वायर की जाएंगी उनके लिए कंपनसेशन दिया जाएगा, लेकिन वो जो भी कंपनसेशन है उसको क्वेश्चन नहीं किया जाएगा किसी भी कोर्ट में कि ये कंपनसेशन जो है एडिक्वेट नहीं है, क्योंकि एडिक्वेसी जो है वो सरकार डिसाइड करेगी, कोर्ट डिसाइड नहीं करेगा। अब प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम आपने देखा कि अगर हम कामेश्वर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1950 से देखें 1955 तक, कोर्ट्स कई बार आर्टिकल 31 को अपने अपने तरह से, आर्टिकल 31A को अपनी अपनी तरह से इंटरप्रेट कर चुका था। इसकी वजह से सरकार को प्रॉपर्टी एक्विजिशन में काफ़ी दिक्कत आ रही थी। जितनी भी बार गवर्नमेंट प्रॉपर्टी एक्वायर करती थी, लोग कंपनसेशन के लिए एक केस फाइल कर देते थे और गवर्नमेंट को कंपनसेशन के लिए बार बार कोर्ट जाना पड़ता था और कोर्ट में जो कंपनसेशन दी जा रहा था वो चैलेंज होता था। जैसे कि आपने देखा 1950 में भी कामेश्वर सिंह केस आया, उसमें जमींदारी अबॉलिशन एक्ट को बिहार के नल एंड वॉइड कह दिया और कह दिया कि एंटी फंडामेंटल राइट है, एंटी आर्टिकल 14 है, इक्वालिटी के अगेंस्ट है। इसको हमने बहुत डिटेल में फर्स्ट अमेंडमेंट में डिस्कस किया था। अब यहाँ पे इसके चलते सरकार जो है वो लॉज नहीं ला पा रही थी, तो इसलिए गवर्नमेंट को लगा कि चलो अब हम कुछ अमेंडमेंट लेके आते हैं, हम फोर्थ अमेंडमेंट लेके आते हैं और उसके थ्रू हम जो एक्विजिशन है प्रॉपर्टीज़ का उसको करेंगे। इनफैक्ट 31A में भी यही कहा गया कि आर्टिकल 13 में जो भी लिखा हो हमें उससे मतलब नहीं है, हम आर्टिकल 31A के चलते एस्टेट्स को यहाँ पे एक्वायर कर सकते हैं। ठीक है, और ये एस्टेट्स कौन सी होंगी? एग्रीकल्चर एस्टेट्स होंगी, फर्दर कुछ एस्टेट्स होंगी जो स्टेट के रेगुलेशन के थ्रू आएंगी। अब देखो प्रॉब्लम क्या आ रही थी, जितनी बार गवर्नमेंट यहाँ एक्विजिशन कर रही थी तो एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी तक तो बात ठीक थी, लेकिन जब नॉन एग्री प्रॉपर्टी के लिए कोई लॉज आ रहे थे स्टेट गवर्नमेंट के, तो उनको चैलेंज किया जा रहा था। कहा जा रहा था कि इन प्रॉपर्टीज़ को एक्वायर नहीं किया जा सकता। इसके लिए गवर्नमेंट ने क्लियरली, पार्लियामेंट ने एक फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट को पास किया और ये कहा कि अगर स्टेट कोई भी ऐसा रेगुलेटरी प्रोविजन लेके आती है लॉ का जिसमें एक्विजिशन की बात नहीं है, ठीक है, जिसमें पोजेशन लेने की बात नहीं है, प्रॉपर्टी राइट की बात नहीं है, और फिर भी किसी की प्रॉपर्टी उसकी वजह से जा रही है, तो वो एक एडिक्वेट कंपनसेशन की डिमांड नहीं कर सकता। मतलब जो भी कंपनसेशन उसको मिलेगा वो एडिक्वेट ही माना जाएगा। वो ये नहीं कह सकता कि मुझे मिलने वाला कंपनसेशन जो है वो एडिक्वेट नहीं है। इसी के साथ साथ आपने देखा कि ज़मींदारी एक्ट जो है, एबॉलिशन ऑफ ज़मींदारी है, वो तो सक्सेसफुल हो रहा था, लेकिन जो लैंड रिफॉर्म्स हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे थे। तो इसके लिए, इसके चलते गवर्नमेंट को यहाँ पे, पार्लियामेंट को आर्टिकल 31A को फर्दर अमेंड करना पड़ा उन लैंड रिफॉर्म्स को और ज़्यादा इम्प्लीमेंट करने के लिए, या फिर एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ा उसके इम्पैक्ट को बनाने के लिए। तो अभी हम देखें एग्जैक्टली कि 31A में क्या क्या डाला गया।
31A में देखो ये देखा गया कि कोई इस्लामी एरिया है, वेस्ट लैंड है, सरकार उसको एक्वायर कर सकती है। अगर सरकार को लगता है कि उसका यूटिलाइजेशन ज़रूरी है देश के लिए तो उसको किया जा सकता है, प्लानिंग वहाँ पे कर सकते हैं। नेशनल इकॉनमी के लिए कंट्रोल जो है सरकार का मिनरल और ऑयल रिसोर्सेज पे रहेगा, ठीक है। सरकार के पास कोई भी नेसेसरी पब्लिक अंडरटेकिंग का किसी को लाइसेंस चाहिए तो वो भी सरकार जो है बताएगी। तो इसके चलते आप देखेंगे कि गवर्नमेंट ने 305 को भी यहाँ पे अमेंड किया। अब देखो 301 से लेकर 305 जो है वो रिलेटेड है आपके आर्टिकल 19(1)(g) से। 19(1)(g) में आपने देखा फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स है। अब ये फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स को फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू ही थोड़ा सा लिक्विडेट कर दिया गया था, थोड़ा इसको कम इम्पॉर्टेंट बना दिया गया था, या कम आप कह सकते हैं नेसेसिटी इसमें रखी गई थी, क्योंकि सरकार को लग रहा था कि नेशनलाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है, बिना नेशनलाइजेशन के हम देश को आगे नहीं बढ़ा सकते। अब ऐसे में अगर किसी की भी बिजनेस को एक्वायर किया जा रहा था तो वो कहता था कि 19(1)(g) में मेरा फंडामेंटल राइट है फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स का, सरकार मुझसे मेरा ट्रेड एंड कॉमर्स नहीं छीन सकती। इसके चलते 19(1)(g) के सब क्लॉज को एक्स्ट्रा या स्टेट मोनोपलीज को लाने के लिए, एक्स्ट्रा इम्प्लीमेंटेशन के लिए गवर्नमेंट ने 305 को अमेंड किया और उसमें लिखा कि गवर्नमेंट जो है वो अपने, या पार्लियामेंट जो है वो लॉ से किसी भी बिजनेस, कन्फ्लिक्टिंग बिजनेस को ख़त्म कर सकती है, बिजनेस की मोनोपली कर सकती है। जैसे आपने देखा एयर इंडिया को या टाटा एयरलाइंस को एक्वायर करके, नेशनलाइज करके एयर इंडिया बना दिया गया। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं गवर्नमेंट ने, पार्लियामेंट ने चेंज की और 4th अमेंडमेंट एक्ट कुछ इस तरह से आया। सबसे पहली चीज़ कि स्केल ऑफ कंपनसेशन जो है वो सरकार डिसाइड करेगी, उसको कोर्ट में नहीं ले जाया जाएगा। दूसरी बात है कि सरकार किसी भी ट्रेड को नेशनलाइज कर सकती है। इसको हमने कहाँ से अचीव किया? 305 को अमेंड करके आर्टिकल। देन उसके बाद 9 शेड्यूल में कुछ और एक्ट डाले गए, जैसा कि आपको पता है फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से 9 शेड्यूल आया था और इसको कोर्ट के परव्यू से या जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखा गया था। कहा गया था 9 शेड्यूल को जुडिशली रिव्यू नहीं किया जा सकता, ये उस समय की बात है। अब 9 शेड्यूल जुडिशली रिव्यूएबल है। आप मुझे बताइए कमेंट में कौन से केस में ये बात कही गई थी। इसके अलावा आर्टिकल 31A में सेविंग ऑफ लॉज जो है ऐड किया गया। सेविंग ऑफ लॉज का मतलब है कि पार्लियामेंट अगर कोई भी लॉ लेके आती है, ठीक है, अगर वो लॉ एक्विजिशन ऑफ स्टेट का है, अगर वो लॉ मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी का है, वो लॉ कॉरपोरेशन बनाने का है पब्लिक इंटरेस्ट में, वो लॉ किसी भी तरह की ट्रेजरी को मैनेज करने का है, तो उसको आर्टिकल 13 के चलते कहीं भी चैलेंज नहीं किया जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि वो आपके फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज कर रहा है। तो टेक्निकली स्पीकिंग 4th अमेंडमेंट एक्ट से एक तो नेशनलाइजेशन को स्ट्रॉन्ग किया गया, दूसरा प्रॉपर्टी एक्विजिशन को और ज़्यादा स्ट्रिंजेंट किया गया। मतलब सरकारें जो हैं प्रॉपर्टीज़ ले सकती हैं, आपका प्रॉपर्टी कोई फंडामेंटल राइट नहीं बचा है। और कंपनसेशन भी गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, आप कोर्ट नहीं जाओगे कि क्या कंपनसेशन सही है क्या नहीं है। जस्ट कंपनसेशन वही है जो आपको सरकार देगी, वही जो सरकार ने आपके लिए डिसाइड किया वही जस्ट कंपनसेशन है। आप इसके लिए कोर्ट नहीं जाओगे और कोर्ट जो है वो बार बार कंपनसेशन के मैटर में नहीं बोलेगा। साथ ही साथ शेड्यूल 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को फर्दर एलैबोरेट किया गया, 4 नए लॉज उसमें प्रॉपर्टी एक्विजिशन को लेके डाले गए। तो इंपॉर्टेंट बात हो जाती है कि इस तरह से 4th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट ने फंडामेंटल राइट्स को फर्दर, या फिर हम बात करें राइट टू प्रॉपर्टी की आर्टिकल 19 में, एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स के राइट्स को आप कह सकते हैं कि फर्दर वीकेंड किया और थोड़ा सा लिक्विडेट किया। तो आशा करता हूँ टॉपिक आपको समझ में आएगा। अगले अमेंडमेंट में मिलेंगे 5th अमेंडमेंट और चलते रहेगी ये सीरीज 105th अमेंडमेंट तक। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।